नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज बात उस बहुत बड़े खतरे की जिसमें यूक्रेन का एक शहर हिरोशिमा जैसी परमाणु तबाही देख सकता है। आज हम आपको डर्टी बम भी दिखाएंगे और कादिरोव का धमाका भी दिखाएंगे। पुतिन की दुश्मन नंबर 1 ने पीछे हटने का फैसला क्यों किया, ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, क्या खेरसॉन बनेगा हिरोशिमा? परमाणु बम वाली इस रिपोर्ट में बहुत बारूद है। महीने के युद्ध में पहली बार परमाणु हमले की आशंका है। क्या पुतिन खेरसॉन पर परमाणु हमला करने वाले हैं? आखिर खेरसॉन और यूक्रेन के रूस पर कब्जे वाले दूसरे प्रांतों में लगातार लोगों को क्यों बाहर निकाला जा रहा है? क्या वाकई में पुतिन ने खेरसॉन पर परमाणु हमले का प्लान तय कर दिया है? क्या खेरसॉन में परमाणु लैबोरेटरी लगाई जा चुकी है? क्या यूक्रेन परमाणु बम के ढेर पर है? और दुनिया एक बहुत बड़ा खतरे का सामना करने जा रही है। आखिर यूक्रेन के अंदर क्या होने जा रहा है? क्यों यूरोप के अंदर न्यूक्लियर हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से बचाने वाली दवा बेची जा रही है? क्या 1945 के बाद अब 2022 बनेगा न्यूक्लियर हमले वाला ब्लैक ईयर? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों रूस ने यूक्रेन के 4 प्रांतों खेरसॉन, ज़पोरिज़िया, लुहांस्क और डोनेत्स्क से लोगों को बाहर निकालने का प्लान बना लिया है। हर दिन 10,000 लोगों को रूस के इन 4 प्रांतों से बाहर निकाला जा रहा है। खासकर रूसी भाषा बोलने वाले लोगों को लगातार इन 4 प्रांतों से बाहर निकालकर रूस भेजा जा रहा है। रूस ने आरोप यह लगाया है कि इन 4 प्रांतों से आम लोगों को इसलिए बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि यहां पर यूक्रेन की आर्मी आम लोगों पर भीषण हमले कर रही है। लेकिन सच क्या है? कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि कई अखबारों में यह प्रकाशित किया जा रहा है कि पुतिन खेरसॉन पर परमाणु हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस परमाणु हमले की जद में आम लोग आए तो पुतिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन 4 प्रांतों से पहले ही आम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि रूस इन 4 प्रांतों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सके और जरूरत पड़ने पर यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों और ज़ेलेंस्की की आर्मी पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल भी कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी अक्टूबर के महीने में मॉस्को के अंदर पुतिन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी आयोजन में पुतिन ने ज़पोरिज़िया, खेरसॉन, लुहांस्क और डोनेत्स्क को रूस में शामिल करवाने का ऐलान किया था। Защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. हालांकि ये 4 प्रांत पहले यूक्रेन का हिस्सा रहे थे, लेकिन पुतिन ने जनमत संग्रह करवाकर इन प्रांतों को रूस में शामिल करवाने का ऐलान कर दिया। पुतिन ने यह बयान भी दिया कि अगर रूस की सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो वो विनाशक हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अब आज की तारीख में ये स्थिति है कि पुतिन के इसी बयान के हिसाब से अगर खेरसॉन, लोहांस्क, डोनेत्स्क और ज़पोरिज़िया पर यूक्रेन अटैक करता है तो इसकी सुरक्षा के लिए पुतिन विनाशक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए अब यूक्रेन के अंदर परमाणु हमले की आशंका को बेहद प्रबल माना जा रहा है। दरअसल पुतिन के पास परमाणु बम का हमला करने की मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन लगातार खेरसॉन की जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही यूक्रेन की फौज खेरसॉन की राजधानी पहुंच सकती है और यहां बहुत बड़ी जंग हो सकती है। अगर ज़ेलेंस्की के बयानों की माने तो खेरसॉन के 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। हर दिन खेरसॉन के नए नए गांव यूक्रेन की आर्मी के कब्जे में आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में यूक्रेन के द्वारा ही वायरल की जा रही हैं। देखिए, ये खेरसॉन के नोआ काखोवका गांव के आसमान की तस्वीर है, जिसे 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के पंजे से बाहर निकाल लिया है। ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन का दावा है कि ये खेरसॉन का ही एक इलाका है जहां पर रूस के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। ये खेरसॉन के अंदर रूस की एक और पोजीशन को निशाना बनाया गया है। ये एक और तस्वीर देखिए, खेरसॉन के अंदर कैसे रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच बेहद करीबी गन बैटल चल रहा है। यूक्रेन की आर्मी चुन चुनकर रूस के टैंकों को निशाने पर ले रही है। हथियार, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां ही नहीं, यूक्रेन की माने तो इस वीडियो में रूस के छुपे हुए सैनिकों पर बड़ा खतरनाक हमला किया गया है। यूक्रेन का दावा यह है कि खेरसॉन के अंदर लगातार उसकी पोजीशन मजबूत होती जा रही है। ऐसे में पुतिन रूस के अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर चुके हैं। एक तरफ रूस के अंदर विरोधियों ने पुतिन के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ रूस के बाहर नाटो के 30 देश पुतिन को कुर्सी से उतारना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में पुतिन के पास अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक ही विकल्प है, परमाणु बम का इस्तेमाल। Ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. पुतिन ने अपने एक बयान में परमाणु बम का जिक्र भर किया और यूरोप अमेरिका के अंदर परमाणु हमले के रेडिएशन से बचाने वाली दवाओं की जबरदस्त बिक्री शुरू हो चुकी है। 2 अक्टूबर 2022 को अमेरिका की सरकार ने 2389 करोड़ रुपए की आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान कर दिया। पुतिन की धमकियों से पूरा यूरोप दहशत में है। यूरोप में पुतिन का दुश्मन नंबर 2 पोलैंड भी परमाणु हमले के खतरे से भयभीत हो रहा है। राइटर की खबर है कि पोलैंड के सभी 16 प्रांतों में आयोडीन की दवा बांटी जा रही है। ये दवा बांटने के लिए पोलैंड के अंदर 500 से ज्यादा वितरण केंद्र बनाए गए हैं। रूस के एक और दुश्मन फिनलैंड में एक हफ्ते के अंदर आयोडीन की 90,000 गोलियां बिक चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन में 55 लाख पोटेशियम आयोडीन की गोलियां भेज चुका है। बाइडेन इन परिस्थितियों में पेंटागन को खुली छूट दे सकते हैं। जॉन बोल्टन भी परमाणु युद्ध पर पुतिन को धमका चुके हैं। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। जॉन बोल्टन कह चुके हैं कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक किया तो अपने सुसाइड लेटर पर साइन करेंगे। We should say publicly that if Putin did authorize the use of a nuclear weapon, he would be signing his own suicide note. And I think that needs to be clear publicly so that everybody in the Russian military, intelligence, domestic security conglomerate knows how much is at risk here. ट्रंप भी कह चुके हैं कि दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है और किसी भी तरह यूक्रेन युद्ध को रोकना होगा। अगर खेरसॉन पुतिन के हाथ से निकल गया तो लोहांस्क और डोनेत्स्क के बाद
यूक्रेन की फौज क्राइमिया को भी दोबारा वापस लेने का ख्वाब जरूर देखेगी। इसलिए ये दावा किया जा रहा है कि जब खेरसॉन के अंदर रूस लगातार जमीन खो रहा है और यूक्रेन की फौज रूस पर हावी हो रही है, तो यूक्रेन की फौज को रोकने के लिए पुतिन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, परमाणु बम। परमाणु बम फटा तो क्या होगा? अमेरिका और यूरोप के शहरों में खौफ बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर ब्लास्ट वाला मीटर आखिर क्या कहता है? एक धमाके में कितने लोग मारे जाएंगे? न्यूयॉर्क में क्या होगा? लंदन कैसे बचेगा? ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको यूक्रेन में डर्टी बम की भी पूरी डिटेल मिलेगी। क्या हुआ अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन कौन से शहर होंगे? और अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है, और अगर नाटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा। ये बात बाइडेन भी जानते हैं, मैक्रो भी जानते हैं, लिज ट्रस भी जानती हैं और ओलाफ शॉल्ज भी जानते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो नाटो के शहरों का क्या हाल होगा? ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क पर रूस से अगर परमाणु हमला हुआ तो वो लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइलों से होगा, और अगर इस शहर के बीचों बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो उसका नतीजा देख लीजिए। अगर हमला 500 किलो टन के न्यूक्लियर बम से हुआ, यानी ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 30 गुना ताकतवर हो, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस धमाके से करीब करीब पूरा शहर खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क पर बम गिरा तो शहर के सेंटर में सभी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पीले और लाल हिस्से में जो कुछ होगा वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस दायरे में हर इंसान मारा जाएगा। हरे रंग वाले हिस्से में रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे। नीले हिस्से में भी इमारतें ढह जाएंगी। ऑरेंज रंग वाले हिस्से में, जिसमें एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग भी है, वहां जो भी होगा बुरी तरह जल जाएगा। ऐसे हमले में न्यूयॉर्क की पहचान, यहां की स्काईलाइन, जिसमें ट्रंप टावर भी होगा, और वो तमाम बिल्डिंग होंगी जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, सभी जमींदोज हो जाएंगी। इस हमले में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 11 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। पुतिन के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइल हैं जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती हैं, आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए परमाणु हमले में लंदन का क्या हाल होगा। लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी।
लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो ब्रिटेन की संसद धूल में तब्दील हो जाएगी। यहां प्रधानमंत्री का निवास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बकिंघम पैलेस से लेकर लंदन का ऐतिहासिक पुल जब ढह जाएगा, इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि 9 लाख की आबादी बुरी तरह जख्मी हो जाएगी। यानी उनके तीसरी डिग्री के जलने वाले जख्म होंगे। इनमें से भी ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी। पुतिन ने फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद ही फौरन वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। सवाल है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हैं। रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नाटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम और न्यूयॉर्क को परमाणु हमले के खिलाफ तैयार करने वाली बातें, इन सबको समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहा जाता है, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमत, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इससे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24, जंगल में छिपते हुए आगे बढ़ता ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। इसका एक लॉन्चिंग टेस्ट पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। यूक्रेन जंग के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पुतिन के ऑफिस ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। यह है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11000 किलोमीटर। और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M, बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11000 किलोमीटर है। अब सवाल है, ये टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नेटो के लिए खतरा है? टोपोल मिसाइल, जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर है, वो 8 सीक्रेट बेस से लॉन्च की जा सकती है और इनकी जद में अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC शहर भी होंगे। न्यूयॉर्क का जो हाल होगा वो आप देख चुके हैं। अब वॉशिंगटन DC यानी अमेरिका की कैपिटल सिटी का हाल देखिए, क्योंकि ये पुतिन और रूस की मिसाइलों का प्राइम टारगेट कहा जा सकता है। वॉशिंगटन DC के सेंटर में व्हाइट हाउस जर्रे जर्रे में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की संसद पूरी तरह ढह जाएगी। वहां के सुप्रीम कोर्ट का भी सर्वनाश होगा। पीले दायरे में सब कुछ पिघल जाएगा और ऑरेंज दायरे तक तबाही बहुत खतरनाक होगी। वॉशिंगटन DC पर परमाणु हमला हुआ तो करीब 4 लाख लोगों की मौत होगी, जबकि 3 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। इन हमलों में जो बच भी जाएंगे वो धीमी मौत मरते चले जाएंगे। 15% लोग तो कैंसर का शिकार हो जाएंगे और फिर उनकी जान चली जाएगी। अमेरिका पर ऐसे हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर कहे जाते हैं। न्यूयॉर्क तो ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है, जहां की रौनक दुनिया भर में मशहूर है। टाइम्स स्क्वायर से लेकर मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतें, जहां बिजनेस सेंटर और अपना ऑफिस खोलना दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का ख्वाब होता है। जिस शहर की स्काईलाइन दुनिया हॉलीवुड मूवीज में देखती आई है, जहां का मल्टी स्टोरीज मेट्रो नेटवर्क और उसमें रोज सफर करने वाले लाखों लोग, वो शहर जिसकी तरक्की देखकर दुनिया भर के देश अपने शहरों की प्लानिंग करते हैं। ऐसे शहरों पर परमाणु हमले की बात हवा में नहीं की जा रही। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक दुनिया की तमाम मीडिया इसी सवाल को लेकर लेख छाप रही हैं। एक्सपर्ट अपने कमेंट दे रहे हैं। ये बताता है कि दुनिया पर न्यूक्लियर हमले के खतरे को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। रूस की मीडिया में तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास परमाणु बम है, जिसका धमाका करके पूरा इल्जाम रूस पर डाला जा सकता है और फिर अमेरिका रूस की तरफ परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। Находится термоядерный боеприпас, который будет предназначен для использования в качестве провокации.
Вот. Предполагается, что взрыв этого боеприпаса, значит, на фоне постоянных утверждений США и НАТО о том, что, значит, Россия готовится к применению ядерного оружия, в преддверии вот этого наступления или в ходе этого наступления, для того, чтобы сказать, что вот Россия терпит поражение и нанесла ядерный удар по украинским войскам, который закончится... Ну, мы про это проговаривали много раз. Который да. закончится, значит, несколькими десятками тысяч жертв среди мирного населения, вот, позволит Соединенным Штатам Америки оправдать крупномасштабные... परमाणु धमाके के बाद आपको एक और बड़ा धमाका दिखाते हैं। ये धमाका है पुतिन के राइट हैंड कादिरोव का। कमांडर कादिरोव ने रूस के नए जनरल सर्गेई के साथ जो नया कॉम्बिनेशन तैयार किया है, उससे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की नींद उड़ गई है। क्या युद्ध का पलड़ा अब पुतिन की ओर झुकने वाला है? क्या पुतिन ने ढूंढ निकाला है ज़ेलेंस्की को जवाब देने वाला हथियार? क्या कीव का किला ढहने में अब देर नहीं लगेगी? क्या पुतिन के खूंखार जनरल्स अब बदल देंगे युद्ध का रुख? इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना जितनी तेजी से कार्रवाई कर रही है, पुतिन की सेना अब उससे दोगुनी तेजी से मोर्चा बदल रही है। इसका कारण है पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में अब अपने सबसे भरोसेमंद और रणनीति के उस्ताद माने जाने वाले कमांडर को मैदान में उतार दिया है। इस कमांडर की तारीफ पुतिन के सबसे विश्वासी कमांडर और चेचन्या के कर्ता धर्ता रमजान कादिरोव भी कर रहे हैं। कादिरोव के बेटों का ये वीडियो देखिए और तय कीजिए यूक्रेन में आगे क्या होने वाला है। कादिरोव की कमान में चेचन्या के लड़ाके रूस की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। लेकिन यहीं एक तस्वीर आपको और देखनी चाहिए, क्योंकि जिस कादिरोव पर पुतिन को सबसे ज्यादा गुमान है, उस कादिरोव के चेचन्या में संग्राम छिड़ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। रूस के वफादार चेचन्या में सिविल वॉर की आग भड़क गई है। यहाँ पुतिन समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। इस दौरान भीषण गोलीबारी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि जहाँ एक तरफ रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर चेचन्या में गृह युद्ध शुरू हुआ तो ये व्लादिमीर पुतिन के लिए सिरदर्द बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में चेचन्या ने रूस की मदद करने के लिए अपने सैनिक यूक्रेन भेजे हुए हैं और प्रदर्शनकारी इसी का विरोध कर रहे हैं। चेचन्या में पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव का शासन है, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। रमजान कादिरोव पर मानवाधिकारों के हनन के साथ ही यूक्रेन में युद्ध के मुखर समर्थक होने का आरोप है। कादिरोव पुतिन के प्रति किस समर्पण भाव से लड़ रहा है, उसकी तस्वीरें आपने देखी। सवाल है कि एक साथ कितने मोर्चे पर लड़ेंगे पुतिन। एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए, जिसे पुतिन की मिसाइलों की पावर की कमजोरी समझिए या ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत। कीव पर रूस की सेना ने ताबड़तोड़ 5 मिसाइलें दागी और पांचों की पांचों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। यानी एक भी मिसाइल अपने टारगेट को भेदने में कामयाब नहीं रही। ऐसा क्यों हो रहा है कि पुतिन की मिसाइलों का यूक्रेन की सेना कचूमर निकाल रही है? खबर है कि जर्मनी का IRIS-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन हाल ही में हुए रूसी मिसाइल हमलों के बाद तेजी दिखाकर इसे यूक्रेन पहुंचा दिया गया है। जर्मनी ने शुरुआती तौर पर यूक्रेन को 4 जमीनी IRIS-T सिस्टम मुहैया कराया है। इनकी कीमत 14 करोड़ यूरो है। इसके अलावा 3 और ऐसे सिस्टम के लिए पैसा दे दिया गया है।
आईरिस-T टाइप एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों, विमानों, क्रूज मिसाइलों या रॉकेटों से बचाव के लिए मिसाइल दागता है। एक सिस्टम से मध्यम आकार के एक शहर की रक्षा की जा सकती है। SLM 20 किलोमीटर की ऊंचाई और 40 किलोमीटर की दूरी तक के रेंज में लक्ष्य को अपना निशाना बना सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल है और शत्रु अगर इसका ठिकाना जान ले तो आसानी से इसकी जगह बदली जा सकती है। यूक्रेन के सैनिकों को इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी में ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि व्यवहारिक रूप से यूक्रेन कभी भी अपने संपूर्ण जमीनी क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकेगा। यूक्रेन जमीन के लिहाज से रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। कम अहमियत वाले इलाकों में जो हमले हो रहे हैं उन्हें तो नहीं रोका जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक लिहाज से अहम इमारतों, शहरों और इलाकों की रक्षा की जा सकती है। इस वक्त यूक्रेन यही कर रहा है। यूरोप और अमेरिका से मांगे एयर डिफेंस सिस्टम से ज़ेलेंस्की रूस की मिसाइलों को नष्ट कर रहे हैं। वहीं अब यूक्रेन का साथ देने के लिए ब्रिटेन आगे आया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को हवाई रक्षा मिसाइल देने का फैसला किया है। यूक्रेन को आने वाले दिनों में एम्ब्रम मिसाइलें मिलने वाली हैं। ये मिसाइलें NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। अमेरिका ने ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने का वादा किया है। इसके अलावा भी नेटो देश यूक्रेन को सैकड़ों एयर डिफेंस मिसाइलें देने वाले हैं। बावजूद इसके सवाल है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन की पुतिन की मिसाइलों से कितनी देर रक्षा कर पाएंगे। ये सच है कि खेरसोन जैसे इलाकों में पुतिन की सेना कमजोर पड़ रही है, लेकिन पुतिन ने जब से युद्ध की कमान कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को सौंपी है, हालात तेजी से बदले हैं। सर्गेई सुरोविकिन को रूस के सबसे बड़े बेरहम जनरल में से एक माना जाता है, यानी ऐसा बेरहम सेनापति जो सिर्फ जीत का भूखा है। कहा जा रहा है कि सर्गेई सुरोविकिन की ताजपोशी से यूक्रेन के साथ जंग का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। सर्गेई सुरोविकिन आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए नए सिरे से चढ़ाई कर सकते हैं। युद्ध अभियान में आक्रामकता लाने के लिए ही पुतिन ने 10 अक्टूबर को सर्गेई सुरोविकिन को रूसी सेना का नया कमांडर बनाया था। जनरल सर्गेई सुरोविकिन अपने खतरनाक जंगी रणनीति और बमबाजी के लिए पूरे रूस में मशहूर हैं। सर्गेई सुरोविकिन को अभी तक सीरिया में की गई रूसी लड़ाकू जहाजों की भारी तबाही के लिए जाना जाता था। जनरल सर्गेई सुरोविकिन के कमांडर बनते ही रूस का रुख अचानक बदलने लगा है। रूसी जंगी जहाज एक बार फिर यूक्रेन के आसमान में न सिर्फ मंडराने लगे हैं, बल्कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर पोलैंड की सीमा पर बसे लवीव तक मिसाइलों की बरसात हो रही है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक सुरोविकिन ने 2004 में इस्लामिक विद्रोहियों के खिलाफ मॉस्को के युद्ध के दौरान चेचन्या में तैनात एक गार्ड डिवीजन की कमान को भी संभाला है। सुरोविकिन ने 2017 से रूस के वायुसेना की कमान संभाली है। अमेरिकी रक्षा नीति थिंक टैंक जेम्सटाउन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सर्गेई सुरोविकिन को उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के दशक के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध के दौरान सुरोविकिन की इमेज एक कुख्यात कमांडर की बनी थी। चेचन युद्ध के दौरान सर्गेई सुरोविकिन ने नारा दिया था कि उनकी कमांड एक सैनिक के मारे जाने पर 3 लोगों की हत्या करेगी। पुतिन से दुश्मनी करके आखिर कौन बचा है? यूरोप में टिके रहना आज किसी भी लीडर के लिए आसान नहीं है। पहले बोरिस जॉनसन की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से छुट्टी हुई और अब लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दे दिया है। और क्या ब्रिटेन के अगले पीएम भारतीय मूल के ऋषि सुनक होंगे? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। Cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party, that I am resigning as leader of the Conservative Party. पुतिन के युद्ध ने ब्रिटेन की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर डाला है कि वहां पर कोई प्रधानमंत्री टिक नहीं पा रहा है।
that I am resigning as leader of the Conservative Party. लिज ट्रस ने भी प्रधानमंत्री चुने जाने के 44 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के वक्त लिज ट्रस ने जो भाषण दिया उसमें भी लिज ट्रस ने पुतिन का नाम लिया है। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. That I am resigning as leader of the Conservative Party. आखिर क्यों लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा? आखिर क्यों लिज ट्रस के खिलाफ उनकी कैबिनेट मंत्रियों ने ही बगावत कर दी? क्या वजह है कि लिज ट्रस की पार्टी के सांसद ही लिज ट्रस के खिलाफ हो गए? और क्या भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? As the situation changes on the ground, I'm always going to respond to support people through it. दरअसल लिज ट्रस का विरोध उनकी पार्टी के अंदर ही शुरू हो गया था। जिन वादों को करके लिज ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी का भरोसा जीता था, उसमें से सबसे बड़ा वादा था टैक्स में कटौती। I want to deliver lower taxes. I want to help struggling families. लिज ट्रस ने टैक्स में कटौती का फैसला लिया था, लेकिन उनके वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने फैसले को पलट दिया, जिसके बाद लिज ट्रस की लीडरशिप पर सवाल खड़े हो गए। ब्रिटेन इकोनॉमिक फ्रंट पर लगातार चुनौतियां झेल रहा है। महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हुआ जा रहा है और उस पर गैस की बढ़ती कीमतों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। And we have to be ready for the long haul in supporting Ukraine. लिज ट्रस ने पुतिन का लगातार और बार-बार विरोध किया था, जिसके चलते ब्रिटेन में रूस से गैस के निर्यात में दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से ब्रिटेन में गैस की कीमतें भी बढ़ रही थी। आखिरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल साबित होने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के 100 सांसदों ने लिज ट्रस को 24 अक्टूबर तक इस्तीफा देने की डेडलाइन दी थी, लेकिन 4 दिन पहले ही लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया। I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद से ही लिज ट्रस पर दबाव बढ़ गया था। कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर हुए एक सर्वे के मुताबिक ही 55% सदस्यों ने ये कहा था कि अगर उन्हें दोबारा मतदान का मौका मिला तो वो ऋषि सुनक को चुनेंगे। ऋषि सुनक के साथ सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ब्रिटेन के ही एक बेहतरीन वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। कोरोना के समय जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तब ऋषि सुनक ने ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बुरे दौर से बाहर निकाला था और यही वजह है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के लोगों को बहुत याद आ रहे हैं। फिर भी विरोधियों को शांत करने के लिए लिज ट्रस ने अपने फैसलों के लिए माफी भी मांगी, लेकिन बात नहीं बन पाई। What I'm focused on is delivering for the British public. Now, I recognise we have made mistakes. I'm sorry for those mistakes, but I've fixed the mistake. इसके बावजूद ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला बेवरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के वक्त भी उन्होंने कहा कि लिज ट्रस की सरकार में गृह मंत्री बनना उनकी गलती थी और इस झटके के बाद लिज ट्रस के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। यूक्रेन के युद्ध और पुतिन की चालों ने ब्रिटेन की राजनीति को अस्थिर कर दिया है और क्या ब्रिटेन इस दौर से निकल पाएगा, ये काफी कुछ यूक्रेन के युद्ध पर ही निर्भर करेगा।